अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा सिग्नल जनरेटर से रिलेटेड है। सिग्नल जनरेटर्स जो हमें लेबॉर्ट्रीज में नज़र आते हैं उनमें साइन वेव जनरेटर लो फ्रीक्वेंसी पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे साइन वेव जनरेटर, फंक्शन जनरेटर, पल्स जनरेटर्स और स्वीप फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स शामिल होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो है वो हमारे पास तकरीबन 100 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के रेंज में होते हैं और उसकी जो एम्पलीट्यूड होती है आउटपुट वोल्टेज की वो 0 to 10 वोल्ट की रेंज में होती है। फंक्शन जनरेटर्स जो हमारे पास होते हैं वो भी हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें साइन, स्क्वायर और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आउटपुट पे देते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए फिर अलहदा से टेक्निक्स यूज़ होते हैं जिसमें एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र भी है वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसके अलावा पल्स जनरेटर जो हमारे पास होते हैं वो हमें पल्स वेवफॉर्म जनरेट करके देते हैं जिसकी पल्स की विड्थ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड हमारे कंट्रोल में होती है और इस पल्स जनरेटर में उसके लिए कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं। बाज़ पल्स जनरेटर्स में हमारे पास क्या होता है, राइज टाइम, फॉल टाइम, डिले टाइम और डीसी बाइस लेवल के लिए भी कंट्रोल्स प्रोवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर की तरफ। लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर में हमारे पास अगर पहले हम इसके ब्लॉक डायग्राम की तरफ जाएं तो ब्लॉक डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर दिखाया गया है। इसमें एक साइन वेव जनरेटर है, एक स्क्वायर वेव कन्वर्टर है और एक एटेन्यूएटर लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसकी जो साइन वेव जनरेटर है उसको देख लेते हैं कि ये सर्किट कैसा होता है और इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। तो साइन वेव जनरेटर में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एक ऑसिलेटर यूज़ होता है उसको हम वेन ब्रिज ऑसिलेटर कहते हैं। वेन ब्रिज ऑसिलेटर हमें स्टेबल आउटपुट देता है, स्टेबल फ्रीक्वेंसी वाला आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है, इसलिए ये ज़्यादातर यही यूज़ होता है। इसमें जो वेन ब्रिज है वो हमारे पास ये जो फीडबैक नेटवर्क है ये बना रहा होता है और इसके साथ हमने एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगाया हुआ है जो हमें ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों ने जो एसी ब्रिज थ्योरी में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो Z1 डिवाइडेड बाय Z3 इज इक्वल टू Z2 डिवाइडेड बाय Z4। तो ये Z1 है, ये Z3 है और यहाँ पे ये जो दोनों हमारे पास रेजिस्टर्स लगे हुए ये Z2 और Z4 बना रहे हैं। तो जब वेन ब्रिज हमारे पास बैलेंस होता है तो उसमें कंडीशन होती है कि जो R3 डिवाइडेड बाय R4 मतलब ये वाली रेशो बराबर होती है R1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस C1 डिवाइडेड बाय C2। तो ये बैलेंस कंडीशन में हमारे पास जो वेन ब्रिज जब बैलेंस होता है तो ये कंडीशन हमारे पास अप्लाई होती है। अब इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहें तो इसके जो ऑसिलेशंस हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी का होगा वो डिपेंड करता है हमारे पास C1 की वैल्यू पे, C2, R2 और R1 की वैल्यू पे। ये डिफ़ाइन करते हैं कि इस फंक्शन जनरेटर सिग्नल जनरेटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी। अब लेट सपोज हमारे पास R1 और R2 हमने एक ही वैल्यू के लगाए हैं R के और C1 और C2 हमारे पास दोनों इक्वल है, वो भी C है। तो हमारे पास ये R1 और R2 जो है ये कैंसल आउट हो जाएंगे और ये C1 C2 भी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 1 रह जाएगा, यहाँ पे भी 1 रह जाएगा
तो 1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो ये जो रेशो है R3/R4 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा। तो अगर R4 को हम इस साइड पे मल्टीप्लाई करें तो R3 हमारे पास क्या हो जाएगा 2R4, मतलब R3 की वैल्यू हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ R4 हो जाएगी। और जो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है वो भी सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या रह जाएगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब R का स्क्वायर हो जाएगा, और C1 C2 C के इक्वल है तो ये C का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो RC है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो 1/2 पाई CR ये हमारे पास क्या होगी, इस सिग्नल जनरेटर की फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेगी। और हमारे पास ये जो ब्रिज है जिसके ये फीडबैक नेटवर्क जिसके इनपुट पे लगा हुआ है, तो ये कब बैलेंस होगा, ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास क्या होगा बैलेंस होगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये बैलेंस होगा, बैलेंस कंडीशन में उस फ्रीक्वेंसी पे ये हमें क्या देगा, इनपुट और आउटपुट हमारे पास क्या हो जाएंगे, इन फेज हो जाएंगे। बाकी फ्रीक्वेंसीज पे आउट ऑफ फेज होंगे इनपुट और आउटपुट, तो हमारे पास ये जो एम्पलीफायर है ये ऑसिलेशन हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। अब इसके गेन की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ये जो लगा हुआ है ऑप एम्प एम्पलीफायर, हमारे पास इसका गेन क्या होगा, ये जिस मोड में लगा हुआ है, अगर इस सर्किट को हम देखें तो इस सर्किट के लिए हमारे पास जो इसका गेन है वो बनता है R3 + R4 डिवाइडेड बाय R4। तो ये हमारे पास इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो नॉन इन्वर्टिंग मोड में लगा हुआ है इसमें इसका ये गेन बन रहा है। अब अगर हम वो कंडीशन लगा दें जो पिछले केस में हमने किया था, तो R3 हमारे पास R2 R4 के इक्वल था, वो अगर हम इधर पुट करें तो AV हमारे पास क्या रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे R3 है, इसकी जगह R3 की जगह हम 2R4 लगा देंगे, ये 3R4 डिवाइडेड बाय R4 हो जाएगा। तो R4 के साथ कैंसिल होके हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा, तो AV इसके इक्वल हो जाएगा 3 के। तो इसका जो गेन है वो 3 के इक्वल आता है बैलेंस कंडीशन में। तो ऑसिलेशन को सस्टेन करने के लिए हमारे पास जो गेन है वो थोड़ा इससे बड़ा होना चाहिए ताकि हमारे पास जो ऑसिलेशन हो वो सस्टेन रहे। अगर हम पिछले सर्किट में जाए तो इसमें एक प्रॉब्लम आता है और वो ये है कि ये जो हमारी आउटपुट है वो VCC और VEE के इक्वल हो सकती है, जिससे हमारे पास आउटपुट में जो वेव है वो डिस्टॉर्टेड बनेगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये जो टेक्निक है ये यूज़ होता है कि ये जो R3 है इसको हम स्प्लिट कर दे R6 और R5 में, और इसके पैरेलल में डायोड D1 D2 लगा दें। तो जब हमारे पास स्मॉल इनपुट आएगी, मतलब स्मॉल आउटपुट के लिए हमारे पास जो इसका गेन है वो क्या होगा, वो तो इसके इक्वल हो जाएगा R4 + R5 + R6। ये सारे सीरीज़ में बन रहे हैं क्योंकि उस स्मॉल आउटपुट पे ये डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करते। तो हमारे पास जो गेन है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, R4 + R3, और R3 हमारे पास R5 + R6 है। तो R5 + R6 + R4 डिवाइडेड बाय R4, ये हमारे पास स्मॉल आउटपुट के लिए गेन यही होगा। अब लेट सपोज हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो इतने बढ़ गए कि ये जो D1 D2 है ये कंडक्ट करने लगे। तो लार्ज आउटपुट के लिए D1 और D2 कंडक्ट करते हैं और ये जो R6 है ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब इसको बाईपास कर देते हैं ये D1 D2। तो उस सूरत में हमारे पास जो गेन है वो R4 + R5 डिवाइडेड बाय R4। तो हमारे पास गेन की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है और वो आउटपुट को लिमिटेड कर देता है
और इसको माइनस VEE प्लस VCC को अप्रोच करने से रोकता है। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो स्टेबल रहती है, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आती। अब आते हैं जो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर्स हैं, उसकी हम फ्रीक्वेंसी रेंज को कैसे चेंज करते हैं और उसके आउटपुट को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को कैसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है और आउटपुट है ये हमारे पास किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आते हैं इस एग्जांपल की तरफ। इसमें कहा गया है कि अ वेन ब्रिज ऑसिलेटर हैज़ इन फिगर हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स R1 and R2 variable from 500 ohm to 5k ohm and C1 is equal to C2 is equal to 300 nanofarad. Calculate the maximum and minimum output frequency. हमें ये वैल्यूज़ गिवन है R1 R2 की और C1 C2 की, और हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को कहा है। तो जब हम हमारे पास ये रेजिस्टर लगा हुआ है, इसकी रेंज हमें गिवन है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन आती है वो 1/2 पाई CR आती है। अब R की वैल्यू हमारे पास वेरी कर रही है 500 से लेकर 5 किलो ओम तक। तो हमारे पास ज़ाहिरी बात है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी भी रेंज बनेगी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी, एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्जर होगी, हाई होगी, तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमारे पास 5k वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो एफ मिन हमारे पास क्या आती है 1/2 पाई 300 नैनोफेराड। हमारे पास जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, वेरिएबल जो है वो रेजिस्टर है। तो 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दी गई। जो एफ मिन है वो आती है 106 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इस ऑसिलेटर के लिए आ गई। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अगर हम फाइंड करना चाहें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे, मिनिमम यूज़ करेंगे 500। तो यहाँ पे 500 लगाएंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस ऑसिलेटर के लिए आ रही है वो है 1.06 किलो हर्ट्ज़। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे दो चीज़ों पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है। एक हमारे पास है रेजिस्टेंस और जो दूसरी है वो कैपेसिटेंस की वैल्यू है। तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक को वेरिएबल रखें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए हम यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल जो कैपेसिटर्स हैं वो यूज़ करेंगे और उसके साथ एक स्विच लगा देंगे जिससे हम इन कैपेसिटर्स की सिलेक्शन करेंगे। तो हमारे पास जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहें तो इस स्विच को हम एक कैपेसिटेंस से दूसरे कैपेसिटेंस की तरफ मूव करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, इसकी क्या है और इसकी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट की फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो कैपेसिटर है वो उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं इस स्विच को घुमा के। और यहाँ पे ये दोनों स्विचेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कपल्ड है। तो अगर हम सर्किट डायग्राम की तरफ जाएं यहाँ पे, तो ये जो C1 C2 है इसकी जगह हमने क्या लगा दिए, यहाँ पे भी मल्टीपल कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पे एक स्विच लग गया, और यहाँ पे भी मल्टीपल कैपेसिटर लगा दिए और यहाँ पे एक स्विच लग गया। तो जब हम इन स्विचेस को, जो कि दोनों एक साथ जो है ना वो वैल्यू चेंज करती हैं, इनको घुमाएंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास चेंज आएगी। हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहेंगे तो दरअसल हम उस स्विच को घुमाएंगे।
आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये टेक्निक यूज़ होता है जो यहाँ पे इनपुट पे ये स्विच और R1 R2 और R3 लगाए गए हैं। तो ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक R1 R2 और R3 जो है ये एक अटेन्यूएटर बना रहे हैं। तो इसके ज़रिए हम इसकी जो आउटपुट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्विच को ऑन ऑफ करके हम इसकी आउटपुट जो है R2 को बाईपास करके इसकी जो आउटपुट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके एम्पलीट्यूड को हम फिक्स किसी एक वैल्यू तक रख सकते हैं। ये जो स्टार्ट में हमने देखा था कि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर है उसकी ब्लॉक डायग्राम है। अब सिग्नल जनरेटर में हमारे पास एक साइन वेव आउटपुट भी हो सकती है और इससे जो ज़्यादातर हमारे पास जो सिग्नल जनरेटर होते हैं उनमें दो तरह के आउटपुट हमें मिलते हैं। एक हमारे पास स्क्वायर वेव होती है और एक साइन वेव होती है। तो स्क्वायर वेव भी हम इसी साइन वेव से जनरेट करते हैं और उसके लिए हमें यहाँ पे एक स्क्वायर वेव कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्क्वायर वेव कन्वर्टर हम साइन वेव के आउटपुट पे लगाते हैं तो वो इसकी जो आउटपुट है साइन वेव के फॉर्म में जो है वो उसको स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें दो आउटपुट मिल रही हैं, एक तो डायरेक्ट जो साइन वेव जनरेटर से मिल रही है वो साइन वेव ही के फॉर्म में है, साइनोसाइडल फॉर्म में है, और जो दूसरी इस साइन वेव को हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे स्क्वायर वेव में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये आउटपुट मिल रही है। इस स्विच के थ्रू हम दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसको एटेन्यूएटर सर्किट को देके इसके आउटपुट को जो एम्पलीट्यूड है उसको कंट्रोल करते हैं और हमें आउटपुट पे या साइन वेव या स्क्वायर वेव एक कंट्रोल्ड मैनर में हमें आउटपुट मिलती है। अब आते हैं फंक्शन जनरेटर की तरफ। तो फंक्शन जनरेटर आप लोगों को जैसा कि इसके नाम से जाहिर है ये हमें डिफरेंट फॉर्म्स में फंक्शंस जनरेट करके देता है। फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, साइन वेव है, स्क्वायर वेव है, ये हमारे पास क्या है, फंक्शंस हैं, जिसको हम मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली जब हम y=x कहते हैं तो हमारे पास ये बेसिकली एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, एक रैंप को रिप्रेजेंट करता है जिससे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बनती है y=x से। इसी तरह y=sin ऑफ x हमारे पास साइन के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे फंक्शन से मुराद क्या है, वेवफॉर्म्स जो डिफरेंट बनते हैं उनको यहाँ पे फंक्शन कहा गया है। तो फंक्शन जनरेटर हमारे पास क्या होता है, जो हमें डिफरेंट तरह के वेवफॉर्म जैसा कि ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, स्क्वायर वेवफॉर्म और साइन वेव, ये तीनों वेवफॉर्म और सॉटूथ भी बाज़ फंक्शन जनरेटर हमें जनरेट करके देता है। तो एक मेथड तो हमने पिछले सिग्नल जनरेटर में देख लिया कि उसमें हम साइन वेव को जनरेट कर रहे थे और उसको स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन जो यूजुअल मेथड है जो फंक्शन जनरेटर में यूज़ होता है उसमें हम इंटीग्रेटर की मदद से क्या करते हैं, एक ट्रायंगुलर वेव जो है वो जनरेट करते हैं और उस ट्रायंगुलर वेव से हम फिर स्क्वायर वेव जनरेट करते हैं और फिर उससे साइन वेव भी जनरेट करते हैं। तो पहले हम आते हैं जो इंटीग्रेटर पार्ट है उसकी तरफ कि ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है ये कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये जो बाइसिंग रेजिस्टर लगा हुआ है R1, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी इसको लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू चेंज करके हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज हम कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ पे बाइसिंग करंट I2 जो है वो कंट्रोल होगा और इससे हमें फ्रीक्वेंसी में जो है वो चेंज नज़र आएगा। तो जैसे ही हम इसके जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उस पे आउटपुट अप्लाई करते हैं Vin,
तो यहाँ पे एक करंट बिल्ड होता है I2 जो कि बाइसिंग करंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है, V in डिवाइडेड बाय R2। इसको हम जो सेलेक्ट करते हैं वो ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। जो हमारे पास बाइसिंग करंट VCC से हम इसको देते हैं तो इससे हम I2 को ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो I2 है वो फ्लो करेगा C1 के अक्रॉस, जो है वो I2 करंट फ्लो करेगा। और जैसे ही C1 के अक्रॉस I2 फ्लो करने लगेगा तो ये हमारे पास इसको चार्ज करेगा। इसको इस तरह चार्ज करेगा कि इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो जैसे ही ये इस मैनर में चार्ज होना शुरू होता है तो हमारे पास जो कैपेसिटर वोल्टेजेस हैं वो लीनियरली बढ़ने लगते हैं। लीनियरली बढ़ने लगते हैं तो हमारे पास ये चूँकि इन्वर्टिंग मोड में लगा हुआ है और यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट है वो ग्राउंडेड है, तो जो आउटपुट है वो रिवर्स वे में डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो डिक्रीजिंग आएगी इस केस में जब हमारे पास ये कैपेसिटर लीनियर वे में इंक्रीज़ होगा इसके वोल्टेज, तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज़ होगी लीनियर वे में। अब जैसे ही हमारे पास इनपुट का स्टेटस चेंज होता है, इसकी पोलैरिटी हम चेंज करते हैं, तो ये कैपेसिटर फिर अपोजिट पोलैरिटी में जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये डिक्रीजिंग वे में नेगेटिव वैल्यू की तरफ चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो चूँकि इसके वोल्टेजेस जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं तो आउटपुट हमारे पास इंक्रीज़ होगा लीनियर फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था इंक्रीजिंग वे में, तो आउटपुट हमारे पास डिक्रीजिंग वे में लीनियरली नेगेटिव की तरफ जा रही थी। और जब हमारे पास कैपेसिटर नेगेटिव वे में डिक्रीज़ हो रहा था, मतलब इसकी वोल्टेजेस जो थे वो नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, तो आउटपुट हमारे पास पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, क्योंकि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारे पास इन्वर्टिंग मोड में लगा हुआ है। तो इसी तरह हमारे पास ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जो है वो जनरेट हो जाता है। अब यही ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जो है वो यहाँ पे इस श्मिट ट्रिगर को दिया हुआ है। श्मिट ट्रिगर यहाँ पे एज स्क्वायर वेव कन्वर्टर यूज़ होता है। ये इस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करता है। वो किस तरह करता है कि श्मिट ट्रिगर का एक अपर ट्रिगर पॉइंट होता है और एक लोअर ट्रिगर पॉइंट होता है। तो जैसे ही ये इनपुट वेवफॉर्म जो कि ट्रायंगुलर वेव है ये अपर ट्रिगर पॉइंट से बढ़ने लगती है, तो ये हमारे पास जो श्मिट ट्रिगर है वो क्या हो जाता है, इसकी जो वैल्यू है वो प्लस VCC माइनस 1, मतलब अगर ये VCC 15 वोल्ट है तो 14 वोल्ट पे ये कांस्टेंट हो जाता है। और ये तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक ये वैल्यू जो है वो लोअर ट्रिगर पॉइंट को नहीं पहुंचती। जैसे ही हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो लोअर ट्रिगर पॉइंट तक पहुंचते हैं तो हमारे पास जो श्मिट की आउटपुट है वो नेगेटिव साइड पे कांस्टेंट हो जाती है। इस नेगेटिव VCC अगर ये -15 है तो यहाँ पे ये -14 पे ये कांस्टेंट हो जाता है। और इसी तरह जैसे जैसे हमारे पास ये UTP अपर ट्रिगर पॉइंट से वैल्यू बढ़ती है तो श्मिट की आउटपुट कांस्टेंट पॉजिटिव होती है, और जैसे जैसे ये LTP मतलब लोअर ट्रिगर पॉइंट से इनपुट हमारी कम होने लगती है तो हमारे पास जो वोल्टेज है आउटपुट श्मिट ट्रिगर के वो कांस्टेंट नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये हमने ट्रायंगुलर वेवफॉर्म से स्क्वायर वेवफॉर्म कैसे बनती है वो जनरेट कर ली। यहाँ पे हमें पता है कि जो ओपन लूप गेन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो बहुत हाई होता है, तकरीबन 2 lakhs इसका ओपन लूप गेन होता है।
और हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे पास 14 वोल्ट की, अगर हम इसकी जो मॉड वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो हमारे पास 14 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या है इस हाई गेन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास गेन इतना ज़्यादा है तो अगर दोनों इनपुट के दरमियान डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम भी आए तो हमारे पास क्या हो जाता है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे इनपुट जो मिनिमम इनपुट में चेंज आएगा आउटपुट को चेंज करने के लिए वो वैल्यू कैलकुलेट करके दी हुई है कि 14 वोल्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट डिवाइडेड बाय गेन से हमारे पास इनपुट में जो चेंज आएगा 70 माइक्रो ओहम का चेंज आएगा। तो तब भी हमारे पास इसका जो आउटपुट का स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। ये जो I2 की वैल्यू हम जो इनपुट पे अप्लाई कर रहे थे वो कैलकुलेट करना किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, जो Vin हम अप्लाई करते हैं वो इस R2 पे डिवाइड होगा और तो हमारे पास ये I2 करंट आएगा जो इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। अब यहाँ पे जो हम इसकी फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो इस इक्वेशन से होगी C = I t डिवाइडेड बाय डेल्टा V। अब हमारे पास ये जो डेल्टा V है ये क्या है, ये इस लोअर ट्रिगर पॉइंट और अपर ट्रिगर पॉइंट के दरमियान जो वोल्टेज डिफरेंस है वो ये है। मतलब डेल्टा V हमारे पास क्या होगा, UTP के जितने वोल्टेज हैं माइनस LTP के जितने वोल्टेज हैं वो हमें क्या देगा, डेल्टा V। और I हमारे पास क्या है, वही I2 करंट है जो यहाँ पे फ्लो कर रहा था और जो C है वो यहाँ पे फीडबैक में जो कैपेसिटर लगा हुआ था। तो हमारे पास इस इक्वेशन से हम टाइम निकालेंगे कि ये जो कैपेसिटर है ये LTP से UTP तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है, ये हमारे पास वो टाइम है T। ये जो T हमने कैलकुलेट करना है इस फार्मूले से, वो कितना टाइम है कि हमारे पास ये जो कैपेसिटर है इसका जो चार्ज है, ये जो कैपेसिटर था ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में या यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में UTP से LTP या LTP से UTP तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है, वो T है। अब अगर हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो हमने यहाँ से यहाँ तक टाइम कैलकुलेट करना है जो कि 2t बन रहा है। तो जब हम ये टाइम t कैलकुलेट कर लेंगे तो इससे हम टाइम पीरियड किस तरह निकालेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टाइम पीरियड आ जाएगा और उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी इस फंक्शन जनरेटर की मिल जाएगी। ये एक फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें इंटीग्रेटर से हम ट्रायंगुलर वेव जनरेट कर रहे हैं। अगर हमने सिर्फ ट्रायंगुलर वेव आउटपुट लेनी है तो डायरेक्ट जो इसका आउटपुट है हम स्विच को इधर इसके आउटपुट से जोड़ देंगे तो हमें ट्रायंगुलर आउटपुट मिलेगी। अब अगर हमें स्क्वायर वेव चाहिए तो जो हमारे पास मिड ट्रिगर की आउटपुट है वो हम सेलेक्ट करेंगे इस स्विच के थ्रू तो हमें स्क्वायर वेव आउटपुट मिलेगी। अब इसी को ट्रायंगुलर वेव को हम साइन वेव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक साइन वेव कन्वर्टर यहाँ पे लगाया गया है। तो इसको इंटीग्रेटर की जो आउटपुट है जो कि ट्रायंगुलर वेव है इसको साइन वेव में कन्वर्ट करके यहाँ पे इस स्विच को हम उसको सेलेक्ट करके साइन वेव आउटपुट ले सकते हैं। अब अगर हमने इसकी जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज करनी है तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटर का ब्लॉक लगा हुआ था यहाँ पे ये जो C1 लगा हुआ है इसके साथ हम पैरेलल में मल्टीपल कैपेसिटर जो है वो लगा देंगे और उन कैपेसिटर को हम एक स्विच के थ्रू जो है वो सिलेक्ट करके फ्रीक्वेंसी रेंज चेंज कर सकते हैं कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी की आउटपुट हमें करके देगा। तो उसके लिए ये वाला सर्किट ये मॉडिफिकेशन हमने करनी पड़ेगी। ये C1 के पैरेलल में C2 C3 लगाया गया है
और इस स्विच के थ्रू हम इन कैपेसिटर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ट्रायंगुलर वेव की वो चेंज होगी, और इसी तरह हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है स्क्वायर वेव की, साइन वेव की, वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन है वो दरअसल में हम क्या कर रहे होते हैं, कैपेसिटर को चेंज कर रहे होते हैं। C1, C2 और C3 इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अब आते हैं एक पल्स जनरेटर की तरफ। तो पल्स जनरेटर हमारे पास दरअसल क्या जनरेट करता है, वो एक PWM तरह का वेव फॉर्म जनरेट करके देता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म देता है, जिसकी पल्स की विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका अगर ब्लॉक डायग्राम हम देखें तो इसमें एक स्क्वायर वेव जनरेटर लगा है जो स्क्वायर वेव आउटपुट हमें दे रहा है। ये स्क्वायर वेव आउटपुट फिर हम देते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को। ये जो स्क्वायर वेव जनरेटर लगा हुआ है ये दरअसल में हमारे पास क्या है, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है जो हमें स्क्वायर वेव आउटपुट दे रहा है। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसका कोई स्टेबल स्टेट नहीं होता, बल्कि वो एक दो स्टेट्स के दरमियान जो है वो ऑसिलेट करता रहता है। तो ये जो स्क्वायर वेव है इसका जो पॉजिटिव साइड है ये एक स्टेट है, और ये जो नेगेटिव साइड है ये दो स्टेट है। तो ये इन दो स्टेट्स के दरमियान ऑसिलेट करता रहता है, तो इसका कोई स्टेबल स्टेट नहीं होता। ये स्क्वायर वेव जनरेटर हमारे पास क्या है, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या होता है, इसका एक स्टेबल स्टेट होता है। इसकी इनपुट पे जब हम एक पल्स दें तो हमारे पास ये अपने स्टेबल स्टेट में चला जाता है और एक स्पेसिफिक टाइम तक ये स्टेबल स्टेट में रहता है, फिर वापस अनस्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, पल्सेस जनरेट करते हैं विद कंट्रोल्ड पल्स विड्थ या एडजस्टेबल पल्स विड्थ। फिर इसकी जो आउटपुट है वो हम एक एटेन्यूएटर या डीसी लेवल शिफ्टर को देते हैं। एटेन्यूएटर क्या करता है, इसकी जो एम्पलीट्यूड है आउटपुट की वो कंट्रोल कर रहा होता है, और डीसी शिफ्ट क्या होता है कि इसको हमने नेगेटिव साइड पे लेके जाना है, पॉजिटिव साइड पे लेके जाना है, तो उसके लिए हम इस वेवफॉर्म में डीसी शिफ्ट देते हैं। जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है वो यहाँ पे उसका सर्किट दिखाया गया है। ये दरअसल हमारे पास स्क्वायर वेव जनरेटर है, जो पहला ब्लॉक है पल्स जनरेटर का। इसको अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये जो C1, C2, C3 है, इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग से अप्रॉक्सीमेट ट्रायंगुलर वेव बन रहा है। तो पिछले केस में जो हमने फंक्शन जनरेटर में देखा था, जो इंटीग्रेटर ब्लॉक लगा हुआ था, वो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म हमें दे रहा था। तो ये हम इस कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग से कंप्लीट लीनियर नहीं है, लेकिन तकरीबन ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की तरह एक वेव जनरेट हो रहा है इस कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग से। अब यहाँ पे ये जो बाकी का सर्किट लगा हुआ है ऑप एम्प का, ये दरअसल क्या है, जो एक तरह का श्मिट ट्रिगर है। जिस तरह पिछले केस में हमने देखा कि ये LTP है और ये UTP है, तो जैसे हमारे पास ये LTP तक पहुँचेगा तो इस सर्किट का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव VCC जो है -1 इस पे कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे LTP पे पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टिंग मोड में लगा हुआ है। तो जैसे ही ये LTP तक वोल्टेज पहुँचते हैं इसकी इनपुट पे, तो हमारे पास ये सर्किट कांस्टेंट हो जाता है पॉजिटिव लेवल पे, और जैसे ही हमारे पास ये जो इनपुट है वो UTP तक पहुंचता है तो ये नेगेटिव पे कांस्टेंट हो जाता है। तो
ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर वेव जनरेट करके दे रहा है। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग रिपीटिशन इसमें होती रहती है और इसी तरह एक रिपीटेड स्क्वायर वेव हमें आउटपुट पे मिलती है। इसकी आउटपुट को हम देते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जैसे ही इनपुट पे ये पल्स मिलता है, नेगेटिव गोइंग एज मिलता है, अगर आप लोग ब्लॉक डायग्राम में भी देखें तो ये जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है इसकी आउटपुट कब चेंज होती है, जब नेगेटिव गोइंग एज आता है तो आउटपुट पे ये पॉजिटिव पल्स हमें मिलता है। इसी तरह जब ये नेगेटिव गोइंग एज आया है तो हमें आउटपुट यहाँ पे पॉजिटिव पल्स मिला है। तो ये जैसे ही ये नेगेटिव गोइंग एज इनपुट की आती है तो ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होता है नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेजेस तक ये चार्ज हो जाता है। तो हमारे पास जो आउटपुट के स्टेटस है, ये जो C2 है, इसके वोल्टेजेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत इस C1 के वोल्टेजेस की। तो जब ये ज़्यादा होते हैं तो आउटपुट पर हमें एक पॉजिटिव पल्स जो है वो मिलती है और साथ ही ये जो C2 है ये डिस्चार्ज होना भी शुरू हो जाता है। तो ये जब डिस्चार्ज होते होते इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, C1 से के इक्वल हो जाती है या उससे थोड़ी सी लेस हो जाती है। तो जो हमारे पास आउटपुट है वो दोबारा अपने स्टेबल स्टेट में चला जाता है। तो ये टाइम कितना होगा ये डिपेंड करता है कि ये जो R2 और C2 है RC नेटवर्क बना रहे हैं, इसकी जो टाइम कांस्टेंट है वो कितना है। ये टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो पल्स की विड्थ है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा टाइम के लिए ये एक स्टेबल स्टेट में रहेगा। अगर इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो कम है तो पल्स की विड्थ जो है वो हमारे पास क्या है, कम होगी। तो मैंने पहले भी बता दिया कि ये जो पल्स जनरेटर है इसकी जो पल्स विड्थ है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे कि इसके जो R2 है इससे हम इसके टाइम कांस्टेंट को एडजस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा या कम टाइम के लिए हमारे पास इस स्टेबल स्टेट में रहेगा और पल्स की जो विड्थ है वो बढ़ती और कम होती जाएगी। तो ये जो R2 है इससे हम क्या कर सकते हैं, इस पल्स के विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आउटपुट एटेन्यूएटर लगा हुआ है जो पल्स जनरेटर की आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है। ये वाला वही पार्ट है जो पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था। इसी तरह ये जो A2 है ये भी हमारे पास एक एटेन्यूएटर बना रहा है। तो ये दरअसल क्या कर रहा है कि जो आउटपुट है उसके एम्पलीट्यूड को कंट्रोल कर रहा है ये सर्किट।